गोल्डन टिप जो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया कि सबसे पहले आप जब रिजल्ट्स लिखना क्योंकि लोगों के लिए मुश्किल होता है, तो टिप ये है, मेक दी टेबल्स फर्स्ट। आप बैठे हैं, आप टेबल 1 बनाए, टेबल 2 बनाए, टेबल 3 बनाए, टेबल 4 बनाए। उसने 7 टेबल बनाए थे, सारे आप पहले बना दें जो भी फिगर है, ठीक है। फिर आप हर टेबल को पकड़े और उसकी जो एक किस्म की समरी करना है, ठीक है, उसे आपने ऊपर लिख देना है, ठीक है। तो ये डिस्कस हो गया उस एग्जांपल को ही देके, बट अगर किसी को इस पे कंफ्यूजन है, दिस विल मेक योर रिजल्ट्स मच मच इजी, ठीक है। मिस्टेक्स रिपीट, ठीक है। बेसिकली इस एग्जांपल में देख लेना, अगर मैं रिसर्च लिख रहा होता, आई डोंट नो व्हाट ही डिड, हो चुका है। मैं सबसे पहले ना बैठ के टेबल 1 बनाता, फिर मैं बैठ के टेबल 2 बनाता, जो ये टेबल्स हैं, टेबल 3 4 5 6 7, मैं सारे टेबल्स बना लेता आराम सुकून से, ठीक है। क्योंकि उसके बाद मुझे अब अपने एनालिसिस और रिजल्ट्स की जरूरत नहीं है, तो मैं उस सबको अब साइड पे रखूंगा। अब मैं टेबल 2 उठाऊंगा और मैंने उसकी पैराग्राफ उसके ऊपर लिख दिया, ठीक है। फिर मैं टेबल 3 में बना चुका हूँ, मैं वो उठाऊंगा और मैंने उसका पैराग्राफ लिख दिया। तो इस तरह बंदा ना लूज नहीं करता फोकस। हर टेबल के लिए आपने पैराग्राफ लिखना है, या हर फिगर के लिए भी पैराग्राफ लिखना है। तो आप पहले टेबल्स और फिगर्स बना लें एनालिसिस के रिजल्ट से, और फिर आप साथ पैराग्राफ लिखें, तो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा, ये मतलब। कॉमन मिस्टेक्स, हाँ, रिपीटिंग डाटा फ्रॉम द टेक्स्ट। मैंने कहा था कि आपने उसकी समरी देनी है, बट आपने पूरा उठा के दोबारा नहीं लिखना, बिकॉज वही बात है कि व्हाई वुड यू डू दैट, मतलब और रीडर कंफ्यूज हो जाएगा, और वो चीज अगर टेबल में से क्लियरली पता चल रही है तो आपको यहाँ पे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, सिलेक्टिव रिपोर्टिंग बहुत कॉमन है। आपकी रिजल्ट्स है, जो चीज आपकी हक में थी वो आपने लिख दी, जो आपको हक में नहीं लगी वो आपने निकाल दी चुपके से, होता है। और इसको रोकने का कोई तरीका भी नहीं है, तो इट्स नॉट लाइक के ये चीज इन्फोर्स हो सकती है, बट जर्नल वालों को ना कभी कभी आइडिया हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा करना नहीं चाहिए। जितने रिजल्ट्स आए हैं उन सबको आप ऑनेस्टली रिपोर्ट करें। हाँ, ये चीज, अब जैसे इमेजिन करो मैंने सेकेंड ईयर से बैठ के रिसर्च की, 3 साल मैंने उस रिसर्च पे लगाए, एंड पे मेरे रिजल्ट, वो होता है ना पी वैल्यू होती है 0.05 से जब कम होगी तो रिजल्ट सिग्निफिकेंट है। मैंने जिंदगी के 3 साल लगा दिए, एंड पे मेरा रिजल्ट आया 0.051, ठीक है। अब मुझे इतना दुख हुआ कि मैंने अपनी मैन्युस्क्रिप्ट में लिख दिया माय रिजल्ट्स वर नियरली सिग्निफिकेंट, ठीक है। और मैंने प्रिटेंड किया कि ठीक है 0.01 का फर्क है, नहीं, 0.05 से वैल्यू ऊपर चली गई है, इवन 0.05 itself, so that is now insignificant, there is no middle ground, या चीज सिग्निफिकेंट होती है या नॉन सिग्निफिकेंट। क्लिनिकली आप उसको डिस्कशन में कर सकते हैं कि मेरी रिसर्च तो ये थी, तो बाकी रिसर्चर्स ने सिग्निफिकेंट निकाला, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। मगर रिजल्ट्स के लेवल पे, वो डिस्कशन में आपको क्लियर हो जाएगा, मगर रिजल्ट्स के लेवल पे आप ऐसे नहीं कर सकते कि नियरली या ऑलमोस्ट सिग्निफिकेंट, ठीक है, जितना मर्जी बेशक दुख हो रहा हो बंदे को। फिर ये बात बहुत कॉमन है कि जब लोग नया नया एनालिसिस सीखते हैं, रिग्रेशन सीखी, सब कुछ सीख लिया, तो वो रिजल्ट लिखेंगे वो डायरेक्ट ये डाल देंगे। ऐसा कभी नहीं करना। पहला टेबल हैज टू बी डेडिकेटेड टू योर बेसलाइंस या योर डेमोग्राफिक्स। हाँ, टेबल्स फिगर्स बनाने का पूरा आर्ट होता है, वो एक्चुअली जो अगली अगली वेबिनार है ना, इफ अ रिजल्ट इज नॉट सिग्निफिकेंट हाउ टू करेक्ट इट, लाइक शुड वी कलेक्ट मोर डाटा, इंक्रीज सैंपल साइज और सो। हाँ, मोर डाटा आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, बट एक्चुअली ना ये एक परसेप्शन है कि अगर मेरे रिजल्ट सिग्निफिकेंट है तो वो छपेंगे नहीं। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं वो एग्जांपल के, हाँ एक मिनट। तो अगर वो एग्जांपल, वो 2 ड्रग्स थी, एक प्रोपोफोल थी, एक इटोमिडेट थी। अगर सपोज करें पूरी दुनिया में प्रोपोफोल यूज हो रही है मगर उसके एडवर्स इफेक्ट ज्यादा हैं, मैंने रिसर्च की और मुझे इनसिग्निफिकेंट रिजल्ट मिले कि दोनों ड्रग्स बराबर हैं, ठीक है, बट इटोमिडेट की एडवर्स इफेक्ट्स कम है। तो इवन दो द रिजल्ट्स देमसेल्व्स आर इनसिग्निफिकेंट, दे एक्चुअली होल्ड सो मच वैल्यू कि जो ड्रग यूज हो रही है पूरी दुनिया में, प्रोपोफोल, ठीक है, कॉमनली, वो उसकी एफिकेसी और इस नई वाली ड्रग की एफिकेसी सेम है, दे शो द सेम रिजल्ट, मगर नई वाली ड्रग इज मच सेफर। इवन दो मेरे रिजल्ट्स इनसिग्निफिकेंट थे, दिस इज एक्चुअली अ वेरी, मतलब क्लिनिकली इंपॉर्टेंट जो मैसेज हमने भेजना है अपनी स्टोरी में, मॉरल, वो तो जा रहा है ना। तो ये नहीं समझना कि इनसिग्निफिकेंट रिजल्ट तो बस खत्म, मेरी रिसर्च पब्लिश नहीं होगी, ठीक है, हो जाती है, फिर भी पब्लिश हो जाती है। अगर आप चाह रही हैं कि हाँ बहुत करीब था वो था, तो आप ट्राई कर सकती हैं, डाटा बढ़ा के देख लें, देखें कहीं डाटा में कोई इशू तो नहीं है, सैंपल साइज बढ़ा के, ऑब्वियसली सैंपल साइज अभी बढ़ता है, रिजल्ट्स मोर रिलायबल होते जाते हैं, वो सब आप ट्राई कर सकती हैं। तो और फिर भी चांस है कि आपके रिजल्ट्स कभी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। फिर रिस्क ऑफ बायस रेफर टू सिलेक्टिव रिपोर्टिंग। बेसिकली जो बायस की सारी टाइप्स होती हैं ना, वो यूजुअली मेथोडोलॉजी के लेवल पे आती हैं कि सिलेक्टिव सैम्पलिंग अगर की गई हो,
सिलेक्टिव रिपोर्टिंग एक ऐसी चीज है जो सॉर्ट ऑफ, क्योंकि जो बायस की टाइप से मेथोडोलॉजी डील करी है, सिलेक्टिव रिपोर्टिंग ऐसी चीज है कि वो कवर नहीं हो रही है उसमें। ठीक है, सिलेक्टिव रिपोर्टिंग मतलब एक किस्म का समझ ले एथिकल वाली साइड पे जा रही है कि आपने एथिक्स फॉलो करनी है रिसर्च की, तो सॉर्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। सो शुड वी ट्राई, अच्छा अब उसका फॉलो अप क्वेश्चन है कि अगर मेरे रिजल्ट बहुत करीब आ जाए तो नहीं, ऑलमोस्ट सिग्निफिकेंट आपने फिर भी नहीं लिखना, इवन दो मेरी अपनी रिसर्च में हो चुका है कि बहुत बहुत करीब आए हैं रिजल्ट्स, तो ऑलमोस्ट सिग्निफिकेंट बंदे का दिल करता है कि हाँ देखो कितना करीब है। यहाँ रिजल्ट्स में आपने आपने कहना है दीज रिजल्ट्स वर इनसिग्निफिकेंट, राइट? If you can't copy paste tables from SPSS, which software we use for tables? Tables आपके वर्ड पे बनते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट पे। ठीक है, SPSS की आउटपुट में ये कह रहा था कि जो आउटपुट आपने आएगी, अभी नहीं देखी तो आप देख लेंगे इन आवर फॉलो अप वेबिनार्स, बट वो लोग करते हैं, खास करके जो सीनियर लोग होते हैं, पुराने जो होते हैं, ठीक है, पुराने रिसर्चर्स, इवन फैकल्टी वाले भी काफी सारे, वो एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट ऐसे नहीं करना होता। वो टेबल्स बिल्कुल अपीलिंग नहीं है। टेबल्स आपने कैसे बनाने हैं, आपने अगेन नहीं है कैसे मैं चेंज कर सकता हूँ, इंप्रूव कर सकता हूँ, मेरी रिसर्च कैसे, मगर उनको एक टेम्पलेट सा रख के ना नए टेबल्स आपने बनाने, और बनाने किधर है, वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, बैड टेबल्स फिगर्स। हाँ, अब असल चीज है कि टेबल्स और फिगर्स ऐसे होने चाहिए कि अगर मैं रिसर्च के सिर्फ टेबल्स और फिगर्स पढ़ूँ ना, क्योंकि अगेन अटेंशन स्पैन लोगों का बहुत कम है, अगर सिर्फ टेबल्स एंड फिगर्स पढ़ूँ तभी मुझे समझ आ जानी चाहिए। अब हमारे सेकंड पोल का टाइम है, तो काइंडली सेकंड पोल लॉन्च कर दें। ये सेकंड पोल है, तब तक मैं क्वेश्चन आंसर से डिस्कस। क्वेश्चन ये पूछा कि विल दे पब्लिश आवर रिसर्च इफ रिजल्ट्स आर इनसिग्निफिकेंट? यस दे विल पब्लिश, हो जाता है पब्लिकेशन में। आपने बस कन्वे करना है कि इवन इफ योर रिजल्ट्स आर इनसिग्निफिकेंट, उनकी वैल्यू थी। मतलब मैंने अभी जो एग्जांपल दिया ना, यही था। आप अगर आर्ग्यूमेंट, आप अपनी स्टोरी अगर अच्छी बना लेंगे ना, तो इट विल गेट पब्लिश्ड। ऑब्वियसली थोड़ा अच्छा जर्नल नहीं जाएगा, थोड़ा नीचे चला जाएगा, अनफॉर्चुनेट, मगर अब क्या कह सकते हैं। But prerequisite should we take during data collection so that our results turn out to be significant? ऐसा कुछ नहीं है। रिजल्ट्स ऑनेस्टली मतलब रिजल्ट्स तो सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट उस पर डिपेंड करते हैं। आप अपनी सैम्पलिंग अच्छी रखें, ठीक है, अगर आप कोई वेरिएबल मेजर कर रहे हैं तो एक्यूरेटली मेजर करें, ठीक है, सारी प्रोटोकॉल सही तरह फॉलो करें, फेक डाटा ना डालें जो काफी कॉमन होता है, तो ज्यादा चांस है कि रिजल्ट सिग्निफिकेंट आएंगे, मगर अनफॉर्चुनेटली हो ही जाता है कि इनसिग्निफिकेंट आ जाते हैं। रिग्रेशन के इनसिग्निफिकेंट रिजल्ट्स, हाँ वो सब इस पे भी अप्लाई करता है कि इसको भी तो आपने रिपोर्ट करना है कि अगर मेरी रिसर्च ने देखा है कि एज का कोई इफेक्ट नहीं है, तो मैं बताऊंगा कि एज का कोई इफेक्ट नहीं है। दैट्स एक्चुअली एन इंपॉर्टेंट थिंग कि एज का इस बीमारी पे कोई इफेक्ट नहीं है, तो बूढ़े और जवानों में सेम रिस्क है। ठीक है, अच्छा अगर आपको डिवाइस पे पूरी तरह पोल नहीं शो रहा कि, हाँ बेसिकली ये एक दिखाने का तरीका है कि कैसे आपने रिजल्ट्स को रिपोर्ट करना है। मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, रिजल्ट्स में मैं शेयर कर रहा हूँ, तो आपको रिजल्ट चाहिए, ज्यादातर ने ठीक ही किया। बेसिकली स्टेटमेंट्स, ये एक रिसर्च है जो देख रही है कि इसोफेगियल कैंसर में कैंसर के फैलने के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, और उसे पता चला कि मेन में कैंसर लिवर में ज्यादा फैलता है। तो ऑप्शन सी में उसने बोला स्टेटमेंट, अपने रिजल्ट ऐसे रिपोर्ट किया टेक्स्ट में, ठीक है, मैन हैड अ सिग्निफिकेंटली हायर इंसिडेंस रेट ऑफ लिवर मेटास्टेसिस कंपेयर टू वुमेन। आगे उसने परसेंटेजेस लिखी, एक 16 था, दूसरा 10 था, और फिर उसने पी वैल्यू लिखी। ये परफेक्ट है, इसमें कोई फ्लॉ नहीं है। अब हम बाकियों में देखते हैं गलती क्या थी। ए में उसने, एक तो उसने बोला हायर इंसिडेंस, उसने ये नहीं बोला सिग्निफिकेंटली हायर। हायर तो कुछ भी हो सकता है, इट ओनली मैटर्स व्हेन इट्स स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि उसने अपनी पी वैल्यू नहीं लिखी। पी वैल्यू जब तक नहीं लिखी तो दिस 16 एंड दिस 10% डजंट मीन एनीथिंग टू मी। पी वैल्यू मुझे बताती है। बी बिल्कुल ही खराब है, उसमें उसने कोई स्टेटिस्टिक रिपोर्ट ही नहीं की, ठीक है, बस एक सिंपल वर्ड्स, आप रिजल्ट्स लिखे, आपने स्टैट्स बताना जरूरी होता है। सी डी जो है वो बहुत अच्छा है, मगर इशू क्या है, उसने बोला मैन हैड अ हायर सिग्निफिकेंटली हायर इंसिडेंस रेट ऑफ लिवर मेटास्टेसिस। यहाँ पे आइडियली उसे कहना चाहिए था कंपेयर टू वुमेन। इस एग्जांपल में इतना समझ फर्क नहीं पड़ा, तो इसलिए काफी करीब है, और इसलिए ज्यादा सेकंड मोस्ट कॉमनली ऑप्शन रिपोर्टेड ही है, सेकंड मोस्ट कॉमनली चोजन ऑप्शन। बट फिर भी आपको ना दोनों ग्रुप्स का बताना चाहिए, मैन कंपेयर टू वुमेन, इसमें कोई और केस नहीं था। मगर अगर सपोज आप कंपेयर कर रहे हो व्हाइट्स वर्सेस ब्लैक्स वर्सेस चाइनीज को, एशियन को, तो अब एक तीसरा ग्रुप भी है, तो आपने स्पेसिफाई करने
कि मैं किन दो को कंपेयर कर रहा हूँ इस वक्त। तो आपने जो रेफरेंस ग्रुप है ना उसका भी बताना होगा। ठीक है, सो विल मूव ऑन जल्दी से टू आवर डिस्कशन व्हिच इज द लास्ट सेक्शन। अब डिस्कशन जो होती है वो पर्सनली मेरा लीस्ट फेवरेट सेक्शन है, क्योंकि इसमें काफी क्रिएटिविटी चाहिए होती है। ठीक है, तो अगर आप क्रिएटिव हैं तो यू विल लव दिस सेक्शन, अगर आप नहीं है तो जस्ट फाइंड अ को-ऑथर हु इज। बेसिकली डिस्कशन फाइनली अभी तक, और असल वजह डिस्कशन मुश्किल होने की ये होती है कि डिफरेंट सोर्सेज ना आपको डिफरेंट बता रही होती हैं कि जैसे कोई ना मतलब बीच में डिस्कशन इज लाइक 1000 वर्ड्स, आपको ये पता है कि स्टार्ट के 200 मैंने ऐसे लिखने हैं, आपको ये पता है कि एंड के 200 मैं कोशिश करूंगा उस रिजल्ट्स इन द ब्रॉडर साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट याद करें वो अब पर क्लास। तो अब नैरो वाला पार्ट खत्म हो गया, अब आपने ऐसा ऐसा वापस ब्रॉड की तरफ एंड डिस्कशन बेसिकली मींस कि जो आए व्हाई हैव यू फाउंड व्हाट यू फाउंड। ठीक है, आपके जो रिजल्ट्स है व्हाई वर दे लाइक दिस। तो इसमें मैंने कंपोनेंट्स बताए हैं। सबसे पहले आपको ना मैं एक किस्म का फार्मूला दे रहा हूँ, क्योंकि आई नो जब आप लिखना शुरू करेंगे ना तो बहुत इशू होता है कि आप बीच में क्या लिखो। ठीक है, यू आर लाइक 500-600 वर्ड शॉर्ट एंड यू हैव नो आइडिया कि अभी यहाँ पे मैंने क्या फिल करना है। तो मैं अपनी तरफ से काफी सारे मैं अपनी तरफ से सबसे सिंपल वाला बता रहा हूँ, बट बाकी ना डिस्कशन सबसे ओपन एंडेड सेक्शन होता है, तो इतना रूल ये फॉलो मतलब अभी एग्जांपल्स देखें तो हो सकता है हमें ये नजर ना आए। सबसे पहले आपने ब्रीफ समरी बतानी है, मैक्सिमम 3 लाइंस में आपने बताना है कि अगर मेरी रिसर्च थी स्मोकिंग और लंग कैंसर पे, तो मैंने बताना है कि लंग कैंसर वाज स्मोकिंग वाज अ सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर फॉर लंग कैंसर, और मेल्स में मुझे रिस्क ज्यादा मिला, फीमेल्स में रिस्क इनसिग्निफिकेंट था। इस तरह बिल्कुल ना 3 लाइंस में आपने दोबारा रिकैप देना है उसे, क्योंकि अगेन इस सेंस में सोचो कि बंदा जब स्क्रॉल कर रहा है वो फौरन से जाएगा डिस्कशन पे, तो उसे ना आइडिया हो जाना चाहिए थोड़ा सा कि व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड, इवन तो बिल्कुल पिछला सेक्शन है फिर भी क्योंकि लिंक करना होता है तो एक ब्रीफ सी समरी अपने रिजल्ट्स की ब्रीफ सी दे दें, कैसना नहीं है क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं है। फिर ये लिखा हुआ काफी सारा है बट ये ना बहुत कम रिसर्चेज में अप्लाई होता है। ठीक है, काफी एडवांस में जाके होगा। बेसिकली अपने मेथोडोलॉजी तो ज्यादातर चांस है कि आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, ये पॉइंट आप स्किप भी कर सकते हैं, बट बेसिकली अगर आपने अपनी मेथोडोलॉजी में कोई खास डोज यूज की, यूजली प्रोपोफोल की 10 mg की डोज यूज होती थी, आपके पास कोई खास वजह थी 5 mg यूज करने की। ठीक है, आपने देखा कि पाकिस्तानियों में 10 mg की डोज पिछली सर्जरी रिपोर्ट की सेफ नहीं थी, तो मैं 5 mg यूज कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मेथोडोलॉजी में कोई ऐसी चीज है ना जो कि अनयूजुअल है, ये यूनिक है, या आप उसे हाईलाइट करना चाह रहे हो, क्योंकि डिस्कशन अगेन आपकी मर्जी है, तो आपने अब पहले समरी दी, फिर आपने अपनी मेथोडोलॉजी को यहाँ पे जस्टिफाई कर सकते हैं। कोई डिसीजन आपने लिया हो, किसी ग्रुप को एक्सक्लूड किया तो क्यों किया, वो आप यहाँ बता सकते हैं। कोई खास यूनिक एनालिसिस आपने रन किया, फैक्टर एनालिसिस वगैरह मैं रन करना चाह रहा था, तो वो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ। एक दफा मैं ठीक है क्यू एंड ए में जिस क्वेश्चन है वो सारे इंशाल्लाह एंड पे डिस्कस कर लेंगे। अभी अगर कोई रिजल्ट से डिस्कशन से रिलेटेड है तो आप वो चैट में डायरेक्ट पूछें। तो ये दो कंपोनेंट्स हो गए, हो सकता है सेकंड वाला आप पे अप्लाई ना करे, तो इतनी टेंशन नहीं लेनी। फिर जो फार्मूला है, सबसे पहले अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग उठाएं। अब वो जो कैब स्टडी थी कोविड-19 वाली, वो सबसे पहले वो अवेयरनेस वाला टेबल जो 2 था, जो उसका मेन टेबल था, वो उठाएगा। ठीक है, और फिर आपने ये फॉर्मूला करना है, आपने सबसे पहले उससे कंपेयर कर, आपने बाकी रिसर्चेज जो ही हैं पाकिस्तान में या बाहर उनके साथ कंपेयर करना है। अगर आपको कोई डिफरेंसेस मिलते हैं तो ट्राई टू आइडेंटिफाई क्यों। ठीक है, अगर सपोज मेरी रिसर्च में कैप वाले का एग्जांपल है, तो मेरी रिसर्च में सिर्फ 20% को ये बात पता थी कि एनिमल से भी कोविड फैलता है। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता थी, सिर्फ 20% को ये बात पता थी एनिमल से कोविड फैलता है। तो मैंने अब इसे कंपेयर किया, मैंने देखा यूके में 80% लोगों को ये बात पता थी। तो ऑब्वियसली कॉज ये है कि यूके की जो मेरी पॉपुलेशन थी, किसी और रिसर्च ने यूके में की, उसे 80% रिजल्ट मिला इस बात का। तो ऑब्वियस बात यह है कि यूके में जो पॉपुलेशन थी वो सारे पोस्ट ग्रेड थे, सारे ग्रेजुएट्स थे, जबकि मेरे पास इलिटरेट थी, तो लिटरेसी रेट रो था, ये बहुत ऑब्वियसली कॉज आ रही है, वो आपने आइडेंटिफाई करके बता देनी है। और साथ अगेन रेफरेंस डालना है
ठीक है, जो भी पॉइंट हो उसका रेफरेंस डालना जरूरी होता है। फिर इफ रेलेवेंट आपकी रिसर्च के लिए, तो कोई मैंने कहा था कि इंट्रो में आपने स्ट्रोक की पैथोलॉजी, क्योंकि सब कुछ पढ़ लिया, आपने एनाटॉमी नहीं बतानी, फिजियोलॉजी नहीं बतानी, फार्मा नहीं बतानी, पैथो नहीं बतानी, ठीक है, डोंट जस्टिफाई 5 years ऑफ एजुकेशन। मगर यहाँ पे अगर कोई चीज उस रिजल्ट के साथ रिलेट कर रही है, कोई बायोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल या फार्माकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, तो वो आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत अच्छा भी लगता है कि आपकी रिसर्च जो है वो फॉल इन कर रही है बैक टू द बेसिक्स, ठीक है, लाइक पैथोलॉजिकल कोई एक्सप्लेनेशन है या फार्माकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है आपके रिजल्ट की, वो आपने यहाँ पे, और इस ऑर्डर को आप फॉलो करें तो यू कैन गो रॉन्ग। फिर अगली फाइंडिंग, अब टेबल 2 मैंने डिस्कस कर लिया यहाँ पे, अब टेबल 3 में अगेन इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने पूरा टेबल 2 डिस्कस किया, मैंने टेबल 2 देखा उस रिसर्च का, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज पॉप आउट कर रही थी कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं इस पे फोकस करना चाह रहा हूँ। बट इफ, हाँ आपकी क्वेश्चन है बट इफ वी कैन नॉट फाइंड एनी एक्सप्लेनेशन, तो यू कैन, कोशिश पूरी करेंगे कुछ मिल जाए, नहीं मिलता तो जस्ट इग्नोर दिस स्टेप, स्टेप 2 को स्किप कर। अब ये क्योंकि यू हैव अ लॉट ऑफ फाइंडिंग्स अपनी रिसर्च में, तो ये नहीं है कि आपने सब में स्किप करते जाना है, ठीक है, कुछ फाइंडिंग्स एक्सप्लेन हो जाएंगी, काफी सारी नहीं होंगी, कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि कॉजेज अब आप इजाद तो नहीं कर सकते, है तो है, नहीं मिली तो नहीं मिली, ठीक है, तो अगर नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, कोई भी इसमें से पॉइंट अगर नहीं अप्लाई हो रहा तो यू कैन स्किप इट, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से ना जो जो जहन में आता है सारा लिख दिया। फिर अब टेबल 2 हो गया, फिर अपनी मेरी रिसर्च का अब टेबल 3 है, उसमें मुझे कोई बहुत यूनिक काम की फाइंडिंग मिली है, तो अब मैं वही 1 2 3 वाले स्टेप्स उसके लिए रिपीट करूंगा इन न्यू पैराग्राफ। फिर तो इस तरह मैंने टेबल 3 किया, टेबल 4 जो भी मेरी रिसर्च थी ना, उसको मैंने इस तरह 1 2 3 हर किसी के लिए करता गया। फिर जो चीज आसान होती है, यू हैव टू राइट द लिमिटेशंस ऑफ योर रिसर्च, खुद बतानी है कि मेरी रिसर्च में ये कमजोरियां थी, और यहाँ पे झूठ नहीं बोलना होता, क्योंकि एडिटर को पता चल रहा है कि ये कमजोरियां थी, तो आप खुद एडमिट कर रहे हैं तो वो बात बहुत अच्छी लगेगी। एंड में प्रेफरेबल, या मतलब कर सकते हैं मगर काफी सारे नहीं करते, अगर कोई स्ट्रेंथ है आपकी रिसर्च में, कोई बात जो सैंपल साइज मेरा 1000 था, 2000 था, ठीक है, मैंने कोई खास ऐसी मैंने रैंडमाइज सैम्पलिंग की, पहले किसी रिसर्च ने रैंडमाइज सैम्पलिंग नहीं की थी, तो आप वो भी यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू मेक योर कंक्लूजन होती है वो आगे। अब टिप्स से पहले जल्दी से, अब डिस्कशन जो है वो बहुत ओपन एंडेड है, द ओनली वे यू स्टार्ट टू, लिमिटेशन का एग्जांपल अभी आ जाता है, लिमिटेशन पे आई थिंक पोल भी है, तो इतना इशू नहीं है। अब जैसे ये रिसर्च है, आपको ना जो मेरा फॉर्मूला है ये नहीं मिलेगा, मगर ब्रॉड स्ट्रोक्स ना इसकी मिलेंगी। क्या मिलेगा, सबसे पहले ना उसमें देखो वर्ड्स में ना अपनी फाइंडिंग को, ये अगर आप आराम से बैठ के पैराग्राफ पढ़ लें जो मैंने हाईलाइट किया, आवर फाइंडिंग्स डेमोन्स्ट्रेट कि उन्हें एडिक्वेट नॉलेज थी, उसने रिकैप किया, खास करके रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स और क्लिनिकल सिम्टम्स की, जो 2 मोस्ट कॉमन थी, ठीक है। परसीव्ड रिस्क लोअर था, इम्पैक्ट ऑफ एफिकेसी, मतलब उसने सारी अपनी फाइंडिंग्स को ना क्वालिटेटिवली आप बता दिया, क्योंकि फिगर्स तो ऊपर चले गए, अब वो वर्ड्स में बता गया। फिर सबसे पहले समराइज कर दिया, फिर जो चीज आसानी से बंदा पिक कर सकता है वो है एंड पे, एक तो चलो कंक्लूजन होगी है, दूसरी जो लास्ट पैराग्राफ होता है दैट इज द लिमिटेशन। ये स्टेटमेंट ऑलमोस्ट ऑलवेज यूज होती है, सेवरल लिमिटेशंस ऑफ दिस स्टडी शुड बी एक्नॉलेज्ड, या लोग लिखते हैं कि द रिजल्ट्स ऑफ आवर रिसर्च वर हिंडर्ड बाय, वर अफेक्टेड बाय सेवरल लिमिटेशंस, इस टाइप का कोई सेंटेंस लिखा, फिर आपने क्या किया, आपने कहा फर्स्ट ये थी, सेकंड ये थी, सेकंड काफी लंबी है, और फिर थर्ड ये थी, इस तरह फर्स्ट सेकंड, फर्स्टली सेकंडली थर्डली, ठीक है, आपने लिमिटेशंस 3 4 बता दी, ठीक है। तो लिमिटेशंस वाला इसका पैराग्राफ है, इसने काफी अच्छी, मतलब आपने खुद रिजल्ट सोच के ना बनानी होती है, और अगेन आई नो सब कंफ्यूज हो जाएंगे कि मुझे लिमिटेशन कोई मिल ही नहीं रही, ये कोई ऐसी लिमिटेशन चाहिए जो मतलब पॉइंट की बात हो। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मेरी रिसर्च में सैंपल इसलिए कम था क्योंकि मैं थक गया वो रिसर्च करके, ठीक है, मैं अब खत्म करना चाह रहा था, इवन तो अगर ये वजह, ये तो लिमिटेशन ही मैं बना सकता। तो अगेन जो पिछली रिसर्चेज है ना वो आपको गाइड करेंगे, दे आर योर बेस्ट टीचर। तो फर्स्ट वी यूज द एवरेज स्कोर, ठीक है, सेकंड हमारी रिसर्च ने ये नहीं देखा, और थर्डली एफिकेसी कैन बी कंसेप्चुअलाइज्ड, आज स्टडी ने मतलब एक चीज एड्रेस की, कुछ चीजें मिस हो गई, ये काफी कॉमन होता है कि क्योंकि मेडिकल साइंस में बहुत सारी वेरिएबल्स हर चीज को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो मेरी रिसर्च ने ये देखे, वो मेरी रिसर्च ने नहीं देखे, तो बाकी रिसर्चेस को वो भी देखनी चाहिए, ठीक है। तो लिमिटेशन, अब जो बीच में होता है ना, इट्स लाइक एन ओशन, और ये हर रिसर्च का आपको डिफरेंट मिलता है, और आप जब ढेर सारी डिस्कशंस पढ़ेंगे तब आपको आइडिया होगा। बट इसमें देखें एक्चुअली एवरेज से इस रिसर्च ने
साइटेशन ना इतनी आइडियल नहीं की हुई कि यहाँ पे 4 लाइन में है और यहाँ पे कोई भी नहीं है, बट ठीक है, ऑब्वियसली पब्लिश्ड है और काफी अच्छे जर्नल में पब्लिश्ड है। अब देखो वो बात क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पहला पैराग्राफ हो गया समराइज का, फिर सेकंड पैराग्राफ में उसने कहा अब वो ना इनसाइट्स पे जाना शुरू हो गया, प्रोवाइडेड वैल्यूएबल इनसाइट्स। ठीक है, अभी वो अपनी रिसर्च की इंपॉर्टेंस बताना शुरू हो गया। तो अब अगेन ये जो रिसर्च है वो फॉर्मूला नहीं फॉलो कर रही, बट ऐसे ही होता है। अब ये रिसर्च सबसे पहले कर रही है, मैं एक तो है मेरे पास एग्जांपल, मैं आपको दिखा दूंगा। सबसे पहले नहीं अपनी रिसर्च का रिजल्ट्स की इंपॉर्टेंस बता रहे कि ये एग्जांपल आ गया, अवेयरनेस अच्छी थी या नहीं थी, इस बात की अवेयरनेस लोगों में नहीं थी, तो हमें ना ये करना चाहिए। यहाँ पे जो चीज नजर आ रही है वो ये है कि देखो इसने कंपेयर किया, अदर्स हैव प्रीवियसली रिपोर्टेड, इसने ऐसे किया। आप क्या कर सकते हैं, आप दूसरा तरीका, आप खास रिसर्च को साइट भी कर सकते हैं। मतलब उसमें हम कहते हैं कि सपोज जैसे मैं इबाद हूँ, तो इबाद एट ऑल इन देयर रिसर्च, एट ऑल का मतलब होता है कि इबाद प्लस उसके सारे को ऑथर्स, ठीक है, ऑल, मगर वो ए एल वाला ऑल, ई टी स्पेस ए एल एट ऑल, ये इस तरह लिख दिया। तो इबाद एट ऑल फाउंड इन देयर रिसर्च कंडक्टेड इन दिस ईयर के अवेयरनेस इतनी थी ये वो, और फिर उसके साथ कंपेयर किया। ठीक है, और फिर उसकी रिजल्ट्स की इम्प्लीकेशन भी डिस्कस हो रही है और कंपैरिजन भी हो गया। और फिर उसके बाद ये एक पहला पॉइंट था, फिर वो अगले सेकंड पॉइंट पर अगेन जाता गया, फिर सेकंड एटीट्यूड्स पे चला गया। ठीक है, अब उसने देखो फाइंडिंग पकड़ी थोड़ी सी, उसने रिपीट यहाँ पे भी कर दी थी, और फिर वो आगे उसको डिस्कस कर रहा है। फिर थर्ड फाइंडिंग और उसके लिए थर्ड पैराग्राफ, डेमोग्राफिक फैक्टर्स। हाँ, एट ऑल बेसिकली अगर मैं किसी रिसर्च का एग्जैक्ट बताना हो ना कि उस रिसर्च ने ये देखा, तो मैं इस तरह लिखूंगा कि इबाद एट ऑल इन दिस रिसर्च, और आगे मैं मतलब मैं उस रिसर्च का, अब साइट तो एक चीज होती है ना, मगर अब मैं उस रिसर्च के एग्जैक्ट रिजल्ट दिखा रहा हूँ तो मैं ऑथर का नाम भी लिख सकता हूँ। ऑप्शनल तरीका अच्छा लगता है, मगर मर्जी होती है, आप फिर भी लिख सकते हैं कि रिसर्च इन मलेशिया, रिसर्च इन अफगानिस्तान ऑन दिस टॉपिक, उन्होंने ये फाइंड किया, और फिर उसके साथ कंपेयर करना। जो चीज इन रिजल्ट्स में इस डिस्कशन में आपको अच्छी तरह मिल रही है वो ये है कि एक फाइंडिंग एक पैराग्राफ। ठीक है, अब जैसे ये वाला जो पैराग्राफ है ये इसके साथ डील करता है, एटीट्यूड्स के साथ डील करता है। फिर जो थर्ड पैराग्राफ है वो सोशियो डेमोग्राफिक रिस्क फैक्टर्स वाला जो टेबल था ना, रिग्रेशन वाला टेबल, इट वाज आई थिंक 4 या 3 था, 4 था, उसको उसने उठाया और अब उस पर एक पैराग्राफ है। ठीक है, और सच स्टडीज हैव इमर्ज्ड, जैसे मुझे पता चल रहा है कि उसने पिछली स्टडीज को भी उसके साथ कंपेयर किया हुआ। हैविंग लिमिटेशंस बेसिकली आपने अपनी रिसर्च में ऑनेस्ट होना होता है। कुछ चीजें होती हैं जिनमें बंदा ना झूठ नहीं बोल सकता। मैंने अगर क्रॉस सेक्शनल स्टडी की है तो उसकी इनहेरेंटली लिमिटेशंस हैं, एंड आई कांट हाइड देम, आई कांट मेक देम लुक गुड, राइट। मैं उसे अचानक से कोहॉर्ट तो नहीं बना सकता। तो लिमिटेशंस आपने खुद बतानी होती हैं। ठीक है, आपने अपनी रिसर्च को ओवर सेल नहीं करना कि मेरी रिसर्च ने तो खत्म कर दिया, टॉपिक ही सॉल्व कर दिया, बीमारी मसला हल हो गया, कोविड हल हो गया। ठीक है, तो लिमिटेशंस आप इसलिए बताते हैं कि ये मसले हैं मेरी रिसर्च में, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए, और आप ऑनेस्ट हो रहे हैं, अपने रिसर्च रिजल्ट्स को ओवरसेल नहीं कर रहे। सेकंड, आप फिर एंड पे बताते हैं कंक्लूजन में कि मेरी रिसर्च में तो ये लिमिटेशंस थी, तो इसलिए फ्यूचर रिसर्चेस को इनको एड्रेस करना चाहिए। तो आप एक फ्यूचर डायरेक्शन भी दे रहे हैं, ताकि फिर जब अगला बंदा अपना रैशनल लिखने आए साइनोप्सिस वाली वर्कशॉप सुन के, तो वो देखे कि हाँ इस बंदी ने कहा था कि फ्यूचर रिसर्चेस को ये एड्रेस करना चाहिए, तो अब मैं अपना साइनोप्सिस लेके आ गया, और वो साइकिल आगे चलता जाए। ठीक, टिप्स हम देख लेते हैं, उसके बाद एक एग्जांपल मैं इन फुल कराऊंगा, तो उससे आपको डिस्कशन भी थोड़ी क्लियर हो जाएगी। हाँ, अगेन यही बात अभी चल रही थी कि अपनी रिसर्च की नॉवेल्टी को एग्जैजुरेट नहीं करना, डोंट ओवर सेल इट, क्योंकि जब एडिटर उस रिसर्च को रिव्यू कर रहा होता है, रिव्यूअर, तो वो इर्द गिर्द की रिसर्चेस सारी पढ़ता है, तो उसे आइडिया हो जाता है कि ये फर्स्ट एवर रिसर्च नहीं है, इस टॉपिक पे 20 रिसर्चेस पहले हो चुकी है। हाँ, ये बात अगेन वापस आ रही है। अच्छा, पहली बात ये कि रेफरेंसेस ना आपने शुरू में एक समझ लो पूल बना लिया कि ये मेरे रेलेवेंट रेफरेंसेस हैं, आपने कुछ इंट्रो में लिखने हैं, ज्यादा आपने डिस्कशन में लिखने हैं। आप रिपीट कर सकते हैं, ये इशू नहीं है कि आप रिपीट नहीं कर सकते, मगर इस सेंस में सोचें कि जो सबसे आपके सॉलिड रेफरेंसेस है ना, बहुत अच्छे, जो आर्ग्यूमेंट अच्छा बना रहे हैं, ठीक है, या आपकी रिसर्च को अच्छा दिखा रहे हैं कि उसके रिजल्ट्स बहुत बुरे आए थे क्योंकि उसकी मेथोडोलॉजी में ये मसले थे, मेरी रिसर्च बेहतर है, मेरे रिजल्ट्स अच्छे हैं। ऐसे रेफरेंसेस आपने अपनी डिस्कशन के लिए बचा के रखने हैं, उन्हें आपने इंट्रो में नहीं लगा देना। और वो कॉन्सेप्ट वापस है कि आपने जो जो रेफरेंस पढ़ा सारे नहीं डाल देने, यू आर राइटिंग अ रिव्यू आर्टिकल। लिमिटेशंस, हाँ लिमिटेशंस में ऑनेस्ट होना है।
बट एक ये जो चीज मैंने काफी लेट सीखी थी कि लिमिटेशन आप लिखें तो साथ ट्राई टू मेंशन कि आपने कैसे उसको एड्रेस किया, ठीक है, वो भी क्लियर हो जाएगा आगे। तो टिप्स 3 ही हैं। कॉमन मिस्टेक्स काफी ज्यादा होती हैं। सबसे पहले लोग रिजल्ट्स पूरे दोबारा लिख देते हैं। मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया कि आपने क्वालिटेटिवली बता दिया, ठीक है, एज अ रीकैप, बट ये नहीं है कि आपने नंबर्स और वो सब दोबारा डालना शुरू कर दिया। फिर सेकंड ये चीज है कि डिस्कशन के पॉइंट पे आप कुछ न्यू नहीं, अपनी एसपीएसएस फाइल को अपनी साइड पे रखते हैं, ठीक है, आप कोई न्यू रिजल्ट नहीं बात कर सकते। टिप्स मैं रिपीट कर दूं, आप जो रिजल्ट्स ऊपर रिपोर्टेड है, जो फाइंडिंग्स, वही अब आप आगे लेके चल सकते हैं। अगर कुछ नया डालना है तो रिजल्ट्स के लेवल पे डाल। फिर अगेन ये इंट्रो में भी था, यहाँ पे भी था कि जो चीज आपको अच्छी लग रही है स्टडीज, वो आप टू सम एक्सटेंट चलता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी रिसर्च, लाइक जो जो रिजल्ट्स आपके हक में थे वो आपने सारे डाल दिए, खिलाफ कोई नहीं डाला, ठीक है, खिलाफ डालना भी जरूरी होता है। सेल्फ साइटेशन मैंने डाल दिया है कि बेसिकली सेल्फ साइटेशन होता है कि मैंने कोई टॉपिक पे पहले रिसर्च की, बाद में मैंने उस टॉपिक पे दोबारा रिसर्च की। इनहेरेंटली इसमें कोई गलत बात नहीं है, मगर ये एक ऐसी सॉर्ट ऑफ शेडी प्रैक्टिस है कि आप अपनी साइटेशंस बढ़ा रहे हैं, तो कोशिश करें अवॉइड किया करें। ये बात जब आपने आवर क्लास पढ़ा था तो याद हो कि वो घूम के वापस आ रही थी आवर क्लास। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अपनी जो ऑब्जेक्टिव था ना, क्योंकि बंदा 3000 वर्ड्स लिखते हैं, आप हम एंड पे हैं तो भूल जाता है कि शुरू में क्या था, राइट। आपने उस सब को वापस एड्रेस करना है। आपने अपनी कंक्लूजन जब आप लिखेंगे ना, आपने बताना है कि मेरी रिसर्च ये था, ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया, मैंने अपने सवाल का जो आप रिसर्च क्वेश्चन जो मैंने रेज किया था साइनोप्सिस के टाइम पे, टॉपिक बनाने के टाइम पे, मैंने अब उसका आंसर कर दिया। हाँ, एंड पे लिखते हैं ना, आप कहते हैं ये लाइन सब लोग लिखते हैं कि फर्दर लार्जर स्टडीज आर रिक्वायर्ड ऑन दिस टॉपिक। एंड पे आपने बेसिकली ना ये करना होता है कि आप अगली रिसर्च आगे क्या करेगी फ्यूचर में, ठीक है, तो वही कि ताकि अगला बंदा अपना साइनोप्सिस लिख सके, क्योंकि एक रिसर्च जो है ना उस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रही, यू ऑलवेज नीड मोर रिसर्च। तो फर्दर लार्जर स्टडीज आर रिक्वायर्ड ऑन दिस टॉपिक, बट यू हैव टू टेल अस कि वो लार्जर स्टडीज क्यों, कि मतलब किस चीज पे फोकस करेंगी, ठीक है। बेसिकली अगर अगेन वो लिमिटेशंस वाली बात है, मैं कहूंगा मैंने तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी की है, अब हमें इस टॉपिक पे किसी क्लिनिकल ट्रायल की जरूरत है, क्योंकि वो उसमें बायस कम होता है, ठीक है। लार्ज स्केल क्लिनिकल ट्रायल्स आर टू बी कंडक्टेड। या फिर अगर सपोज मेरी रिसर्च में मेल्स में इफेक्ट मिला है, फीमेल्स मेरी रिसर्च में बहुत थोड़ी इंक्लूड थी, लाइक 10-20 थी, तो सैंपल साइज कम है किस्म का मान लिया उस ग्रुप का, मैं कहूंगा कि फीमेल्स पे ज्यादा डाटा या ज्यादा रिसर्च की जरूरत है। तो आपने फ्यूचर डायरेक्शन भी देनी है कि आगे बंदा कहाँ लेके चले, सिर्फ ये नहीं कह देना फर्दर लार्ज स्टडीज आर रिक्वायर्ड। टिप्स 3 ही है कि आपने एग्जैजुरेट नहीं करना रिसर्च की नोवेल्टी को, डोंट मेक इट, मतलब थोड़ा सा आपने ना पॉलिश करना होता है कि हाँ ये रिसर्च अच्छी लग रही है, ताकि जर्नल, मगर आप झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि पकड़ा जाएगा। फिर रेफरेंसेस की भरमार नहीं कर देनी, जो जो आर्टिकल पढ़ा है सिर्फ जो क्वालिटी रेफरेंसेस हैं वो डालने होते हैं। लिमिटेशंस में ऑनेस्ट हो, बट यू कैन मेंशन स्टेप्स व्हिच यू टुक।